चेचक रोग एक ऐसा बैक्टीरिया जनित रोग है जो सेब और अन्य फलदार वृक्षों के साथ आलू और मूंगफली जैसी अनेक कंद वाली फसलों को भी प्रभावित करता है। यह रोग इतना पुराना है कि यह कृषि की शुरुआत से भी पहले से मौजूद था, लेकिन आज हजारों साल बाद भी पूरे विश्व में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इस रोग को 100% खत्म किया जा सके। ऐसा क्यों है, यह भी एक रहस्य है जो कि अधिकतर लोग नहीं जानते और इससे जुड़े कई भ्रम भी समाज में फैले हुए हैं जिनको आज हम खत्म करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, वैसे तो यह वीडियो आलू में चेचक रोग को लेकर केंद्रित रहेगी, लेकिन इसके साथ ही यह तरीके दूसरी फसलों में भी काम करेंगे, जैसे मूंगफली, गाजर, मूली, शकरकंद इत्यादि। चेचक रोग को इंग्लिश में स्कैब डिजीज कहते हैं और यह स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रजाति के कई बैक्टीरिया द्वारा होती है, जिसमें से मुख्य है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और शायद ही आप जानते होंगे कि पूरे विश्व में लगभग 80% एंटीबायोटिक इसी स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रजाति के अलग अलग बैक्टीरिया से विकसित किए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन, बोरोमाइसिन, ट्यूनिकामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि। यानी बैक्टीरिया जगत के अनेक खतरनाक बैक्टीरिया को मारने वाला परिवार स्ट्रेप्टोमाइसिस ही है, क्योंकि इस परिवार के सदस्यों में अलग अलग विशेष क्षमताएं होती हैं और इसका मुख्य कारण है कि यह बैक्टीरिया अपने डीएनए तक को बदल सकते हैं जरूरत के हिसाब से। इनका स्वरूप ऐसा है दोस्तों कि कई सालों तक तो वैज्ञानिक इनको फफूंद मानते रहे, जो कि विभिन्न आकार के होते हैं, और बाद में नई तकनीक आने के बाद पता चला कि वास्तव में ये बैक्टीरिया हैं। इसलिए इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखकर पहचानने के लिए भी एक वैज्ञानिक को अच्छा अनुभव होना चाहिए। इसलिए मिट्टी के जांच में भी कई बार यह पकड़ में नहीं आते और यह फफूंद समझकर छूट जाते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसे बैक्टीरिया की प्रजाति है जिसके रेस्टिंग स्पोर के अंदर कई दशकों तक सुप्तावस्था में रहने की क्षमता होती है। दोस्तों, रेस्टिंग स्पोर बैक्टीरिया के बने ऐसे गांठ होते हैं जिनकी बाहरी परत के बैक्टीरिया अपने आप को जानबूझकर मारकर एक सख्त परत बना देते हैं ताकि इसके अंदर इनका बीज जीवित रहे अगले 15-20 सालों तक। इस बीज को जूस्पोर कहते हैं। अब जब भी आप आलू लगाएंगे खेत में, तो आलू की जड़ें अनेक प्रकार के रसायन को मिट्टी में छोड़ती हैं, मिट्टी के माहौल को अपने हिसाब से ढालने के लिए, और इनमें से मुख्य है ग्लूटामाइन। और इस रसायन को ये बैक्टीरिया मानो सूंघ लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि आलू की जड़ कहीं पास में ही है और यह जर्मिनेट करने लगता है उसी दिशा में जिस दिशा से इसको सिग्नल मिल रहा है ग्लूटामाइन का। अब जब सिग्नल ज्यादा मिलने लगता है, यानी तेज हो जाता है, तब ये जूस्पोर बाहर निकलकर जड़ तक तैरकर पहुंचकर जड़ को संक्रमित कर देते हैं। लेकिन जब तक ये रेस्टिंग स्पोर सोया हुआ है, यानी जब तक इसका जर्मिनेशन नहीं हुआ है, तब तक उसको ज्यादातर दवाएं नहीं मार सकती, क्योंकि इनका कवच सब कुछ झेल सकता है। लेकिन एक बार इसने जर्मिनेशन कर लिया तो फिर यह कमजोर हो जाएगा, और जब जूस्पोर अपने सुरक्षा कवच यानी रेस्टिंग स्पोर से बाहर निकल गया तो यह बहुत ही कमजोर होता है मिट्टी में, और यही समय है जब इस बैक्टीरिया को आसानी से मारा जा सकता है। इस समय यह इतना कमजोर होता है कि अगर यह आलू की जड़ तक तैरकर जल्दी नहीं पहुंच पाया तो यह खुद ही मिट्टी में मर जाएगा, और जहां रेस्टिंग स्पोर के अंदर यह 20 साल तक जिंदा रह सकता था, वहीं उसके बाहर मात्र 2 दिन यानी 48 घंटों में बिना आलू की जड़ के यह जिंदा नहीं रह पाएगा। और इस बैक्टीरिया की एकमात्र यही कमजोरी है। यह आपका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने सभी रिसर्च के आधार को इसी बात पर केंद्रित देखा है, जिसको एक एक करके आप आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, स्कैब से बचाव में मिट्टी के पीएच को भी कई वैज्ञानिक एक मुख्य हथियार मानते थे, और पुराने जमाने में पढ़ाई किए हुए वैज्ञानिक आज भी यही बात बताते हुए आपको अनेक वीडियो में दिख जाएंगे। लेकिन समय के साथ आधुनिक युग में जैसे जैसे नए रिसर्च हुए तो यह बात काफी हद तक गलत साबित हुई, और ये बात कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने खुद कहा है। और एक शोध में बताया गया है कि यह स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया 3.8 पीएच तक आराम से जिंदा रह सकता है, और इससे नीचे पीएच करने पर ही यह निष्क्रिय होते हैं। और 3.8 से कम पीएच खेत में करना मतलब मिट्टी को बर्बाद करना है, और इसके ऊपर के पीएच के माहौल में यह बैक्टीरिया आराम से रह सकता है, और खेत का पीएच 5 या 5.5 होने पर भी इसका संक्रमण जारी रहता है। उल्टा इसके कई दुष्प्रभाव देखे गए हैं, जैसे पीएच को डिस्टर्ब करने से
कई प्रकार के पोषक तत्वों की उपलब्धता पर दुष्प्रभाव पड़ता है और स्कैब के साथ वायरस और अन्य फफूंदीजनक रोग भी ज्यादा आते हैं। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि पीएच को कम कर लेना स्कैब का कोई इलाज नहीं है और मेरे हिसाब से यह सबसे बड़ा भ्रम है स्कैब के बारे में जो पहले मुझे भी था। इसी के साथ दूसरा भ्रम है कि फसल चक्र से स्कैब नियंत्रित होता है, लेकिन आप खुद सोचिए, जिसका बीज 20 साल से ऊपर भी जिंदा रह सकता हो विषम परिस्थितियों को झेल कर, तो अगर आपके खेत में 1 साल स्कैब का रोग आ गया तो शायद ही उस खेत से कभी यह बैक्टीरिया खत्म हो, चाहे आप कोई भी फसल अगले 20 सालों तक उस खेत में लगाएं। और 20 साल तक दूसरी फसल लगाना मेरे हिसाब से कोई समाधान नहीं है, क्योंकि यह बैक्टीरिया तो आपके कृषि यंत्रों से भी एक खेत से दूसरे खेत में आ सकता है, बहते हुए पानी के साथ भी आ सकता है। तो यह संभव ही नहीं है कि किसी भी खेत को संक्रमित होने से बचाया जा सके। इसलिए ऐसी कोई मिट्टी या जगह नहीं है पूरे विश्व में जहां आलू की खेती हो और स्कैब रोग बिल्कुल ना हो। लेकिन शुक्र मनाइए कि स्कैब रोग आलू के स्वाद और पैदावार पर कोई विशेष असर नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ आलू के शक्ल को खराब करता है, जिससे मार्केट में मूल्य प्रभावित होता है और कम से कम फसल बिक तो जाती है। हालांकि मैं तो खुद इसको कुदरत का करिश्मा ही मानता हूँ कि इतना खतरनाक बैक्टीरिया आलू की पैदावार को ज्यादा प्रभावित नहीं करता, ब्लाइट या अन्य रोगों की तरह, वरना शायद आलू पैदा करना इतना मुश्किल हो जाता कि यह सिर्फ अमीर वर्ग तक ही सीमित रह जाता। लेकिन इस चेचक रोग की वजह से आज गरीब से गरीब वर्ग भी आलू सस्ते दामों पर पा जाता है, खराब शक्ल वाला। और इस स्कैब रोग का एकमात्र यह अच्छा पहलू मेरी नजर में है। दोस्तों, स्कैब को पूरा खत्म करने की कोशिश बहुत ही पहले वैज्ञानिक छोड़ चुके हैं और आज बात होती है कि कितने प्रतिशत के अंदर रोग को सीमित किया जाए ताकि बाजार में इसके भाव को लेकर दिक्कत ना आए। और कई देशों में इसको 5% माना जाता है और कई देशों में यह 10% है। यदि अपने देश की बात की जाए तो 10% से कम चेचक का प्रकोप वाला आलू साधारणतः मंडी में बिक जाता है और मंडी में कोई विशेष कटौती नहीं की जाती। लेकिन यह स्थिति हर मंडी की अलग हो सकती है वहाँ की जनता के हिसाब से। फिलहाल इसको नियंत्रित करने में सबसे पहला और कारगर तरीका माना जाता है बीज शोधन। दोस्तों, बीज शोधन के लिए हर उचित रसायन के अंदर 2 गुणों की जाँच की जाती है। पहला कि वो रसायन कितने प्रतिशत तक बैक्टीरिया को खत्म करेगा जो तत्काल रूप में आलू की सतह पर मौजूद है, और दूसरा कि इस रसायन का आलू के जमाव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों में अच्छे होने पर ही तीसरा बिंदु देखा जाता है, यह कितने समय तक सुरक्षा प्रदान करेगा। इस प्रकार के अनेक रिसर्च हुए हैं, लेकिन हमारे देश के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक श्री मनदीप सिंह और हरदीप सिंह जी ने एक बेहतरीन रिसर्च किया, जिसमें इन्होंने आलू के बीज शोधन को लेकर जांच की, जिसमें लैब के जांच के साथ खेत में भी 2 साल तक प्रयोग किए गए। और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसको विस्तार से पढ़ सकें। फिलहाल इसमें कई रासायनिक और जैविक इलाजों का अलग अलग परीक्षण किया गया और कई चौंकाने वाले परिणाम मिले, जिनको आप इन चार्ट में समझ सकते हैं। पहला चार्ट है इन विट्रो टेस्ट, यानी लैब में एक प्लेट पर बैक्टीरिया को विकसित करके उसमें बताई हुई मात्रा डाली जाती है और इन रसायनों ने कितने गोलाई का घेरा बनाया है जिसमें बैक्टीरिया मर गए हैं उसको नापा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावी क्यूप्रोफिक्स यानी कॉपर सल्फेट दिखा। दूसरे नंबर पर बोरिक एसिड रहा और कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कोसाइड का कोई विशेष असर इन विट्रो प्लेट पर नहीं दिखा। इन सब के अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी टेस्ट किया गया, जिसके काफी अच्छे परिणाम मिले। दूसरा चार्ट है जर्मिनेशन परसेंटेज यानी जमाव के प्रतिशत का, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बोरिक एसिड से ट्रीटमेंट करने पर मात्र 26% जमाव आलू में मिला और सबसे अधिक जमाव 69.45% कोसाइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के कॉम्बिनेशन से मिला। दोस्तों, इस लिस्ट में जो S25, S27 इत्यादि दिख रहे हैं, ये जैविक कल्चर हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया के कुछ सुनिश्चित किस्मों की। और इसके बाद तीसरा चार्ट है आलू में रोग के आने के प्रतिशत का, और आलू में सतह पर कितने प्रतिशत तक यह दिख रहा था, यानी इससे मार्केट रेट का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इन तीनों चार्टों को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे कि भले ही बोरिक एसिड ने सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मारे थे लैब में, लेकिन उसके प्रतिकूल असर जमाव पर भी दिखे और खेत में भी यहाँ नियंत्रण हमें कम ही दिखा। लेकिन जैविक इलाजों ने, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ने और कॉपर वाले फफूंदीनाशक ने अच्छा प्रदर्शन किया खेत में, और जो कॉपर हाइड्रोक्साइड लैब में बैक्टीरिया को नहीं मार पाया, वही कोसाइड के
0.2% के प्रयोग से दूसरे साल में सबसे अच्छे परिणाम मिले। इससे साफ पता चलता है कि कॉपर का हाइड्रोक्साइड रूप पौधे ज्यादा अच्छे से ग्रहण करके रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर पाते हैं। इसी प्रकार यह भी समझने वाली बात है कि कॉपर सल्फेट में मुख्य सल्फर ने भूमिका निभाई होगी लैब में बैक्टीरिया को मारने में। इससे आपको कॉपर और सल्फर की कार्यशैली में एक अंतर दिखता है कि सल्फर सीधे मारेगा बैक्टीरिया को और कॉपर पौधों में क्षमता विकसित करके रोकेगा रोग को। और इन दोनों में ज्यादा असरदार तरीका चार्ट के रिजल्ट के हिसाब से पौधों में क्षमता विकसित करने वाला निकला। और यही बात मैंने वायरस के शोध के समय भी रिसर्च में देखा था, कई रिसर्च पेपर में, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हालांकि इसको हजम करने में कई लोगों को दिक्कत हो रही थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे असरदार तरीके को जिससे स्कैब रोग नियंत्रित रहता है, और यह है आपके मिट्टी में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात, यानी K/mg रेशियो। यह रेशियो 0.3 से 0.5 के बीच में रहने पर स्कैब रोग नियंत्रित रहता है। हालांकि यह खेत में प्रैक्टिकल करके सिद्ध की हुई बात है और जो आपको कई रिसर्च में मिल जाएगा, लेकिन इसका कारण आखिर क्या है और ऐसा क्यों होता है, ये जवाब किसी के पास नहीं है और सबने सिर्फ अंदाजा ही एक बताया है, इसलिए मैं भी इसको अभी अज्ञात ही मानता हूँ। दोस्तों, यह K/mg रेशियो अपने खेत में मेंटेन करने का सबसे सही तरीका है मिट्टी की जांच के हिसाब से इन तत्वों को मिट्टी में मिलाना। लेकिन हमारी आदतों को देखते हुए एक जुगाड़ तरीका भी यह है कि आप 50 किलो मैग्नीशियम सल्फेट प्रति एकड़ डालिए, यदि आपने मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल पिछले सालों में बिल्कुल नहीं किया है। और यदि आप कभी कभी इस्तेमाल करते थे तो यह मात्रा थोड़ी कम करके 30 किलो प्रति एकड़ डालिए। और अगर आप हर साल डालते हैं तो आपको इसको मात्र 15 किलो प्रति एकड़ डालना चाहिए। यह मेरा अपना फॉर्मूला है अनुभव के हिसाब से, और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सही मात्रा आपके खेत की तो लैब में मिट्टी की जांच से ही निकालना संभव है। अगला तरीका सुनकर शायद आप सोचेंगे कि ये वैज्ञानिक भी क्या क्या सोच लेते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम ग्लूटामाइन को ट्रैप यानी जाल की तरह इस्तेमाल करें तो क्या यह काम करेगा। इसके लिए इन्होंने खेत में पानी भरकर उसमें 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ग्लूटामाइन पाउडर को घोलकर छिड़काव किया गया। इससे यह रसायन पानी के साथ धीरे धीरे मिट्टी में नीचे चला जाता है, जिसके कारण इन बैक्टीरिया के रेस्टिंग स्पोर्स को लगता है कि आलू की जड़ मिट्टी में कहीं मौजूद है और ये जर्मिनेट करने लगता है। इसके बाद 10 से 15 दिन के बीच में फिर से पानी भरकर फिर से वही ग्लूटामाइन पाउडर का छिड़काव किया जाता है, लेकिन इस बार मात्रा दुगनी रखी जाती है, यानी 3 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से 1 एकड़ में 7 टंकी दवा डाली जाती है। यहाँ टंकी 15 लीटर वाली है। अब इस दुगनी मात्रा के कारण बैक्टीरिया के जर्मिनेट किए हुए रेस्टिंग स्पोर से जू स्पोर बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आलू की फसल यहीं कहीं पास में ही है। लेकिन आलू की फसल तो अभी थी नहीं हमारी मिट्टी में, इसलिए ये सभी मर जाते हैं स्वयं ही। और इस तरह फसल को बिना स्प्रे किए आप मिट्टी में ही इस बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। और इतिहास के पन्नों में आपको ऐसे कई किस्से मिलेंगे जिसमें आलू की फसल को लगाने से पहले खराब आलू को खेत में लगाया जाता था और फिर उनके जमाव के बाद उनको उखाड़कर फेंक दिया जाता था और फिर अच्छे से जुताई करके वापस अच्छे आलू लगाए जाते थे। हालांकि उन्हें इसका कारण नहीं पता था, लेकिन कई बार किसान स्वयं ही ऐसे तरीके पहले ही खोज लेता है जिसको वैज्ञानिक बाद में रिसर्च करके समझ पाते हैं। और K/mg रेशियो वाला तरीका भी किसी किसान की ही खोज है, जिसको वैज्ञानिकों ने बाद में लैब में जांच करके सत्यापित किया। हालांकि इसका कारण आज तक अभी वैज्ञानिक खोज नहीं पाए हैं। और आज के वीडियो में आखिरी तरीका है बायो कंट्रोल एजेंट्स का। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस बायो कंट्रोल एजेंट ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और क्यों किया, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लग रही है, तो कृपया लाइक भी कर दीजिए और इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। दोस्तों, एक दूसरी रिसर्च में जो कि फिर 2 साल तक की गई थी, उसमें ट्राइकोडर्मा विरिड ने सबसे ज्यादा प्रतिशत में स्कैब को नियंत्रित किया था, जो कि था लगभग 70% तक। और दूसरे नंबर पर ट्राइकोडर्मा हर्जियानम था 65% के साथ, और तीसरे नंबर पर बैसिलस सबटिलिस पाया गया, जो कि था 60% के साथ। सुडोमोनास ने लगभग 55% तक स्कैब को नियंत्रित करने में सफल रहा था, लेकिन खेत में इस्तेमाल के साथ इन पर वही प्लेट वाला टेस्ट यानी इन विट्रो टेस्ट भी किया गया, और इसमें सबसे पहले स्थान पर सुडोमोनास था 37.33 mm के घेरे के साथ। दूसरे पर ट्राइकोडर्मा विरिड
32 mm के घेरे के साथ और तीसरे पर ट्राइकोडर्मा हार्जियानम 31.33 mm के साथ था। और इन प्रयोगों से पता चलता है कि स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा बीज शोधन में भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसके साथ खेत में भी इसके अच्छे परिणाम ही दिखे हैं, इसलिए इनका प्रयोग भी एक कारगर तरीका माना जाता है स्कैब से बचाव के लिए। इसके साथ इस रिसर्च में आलू के पैदावार को भी नापा गया और सबसे ज्यादा पैदावार ट्राइकोडर्मा विरिड से मिली, दूसरे स्थान पर ट्राइकोडर्मा हार्जियानम था और तीसरा स्थान स्यूडोमोनास को मिला और बैसिलस सबटिलिस आखिरी रहा। दोस्तों, इन प्रयोगों में कैप्टान और स्पेक्ट्रोपान जैसे प्रसिद्ध रसायनों को भी लिया गया, लेकिन यह साफ तौर पर आप रिसर्च में देख सकते हैं कि कैसे जैविक तरीके ज्यादा प्रभावित साबित होते हैं खेती में। इसलिए इस रिसर्च का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप 100% विश्वास कर सके इन बातों पर और इन तरीकों को अपने खेती में भी आजमाएं। लेकिन आखिर क्यों जैविक तरीके ज्यादा सफल हो पाए स्कैब के खिलाफ, इस पर सबके अपने विचार हैं। लेकिन एक बात तो हर कोई मानता है कि जैव नियंत्रक जड़ों के साथ एक संबंध बना लेते हैं। जो ग्लूटामाइन पौधा मिट्टी में छोड़ता है उसको ये फफूंद और बैक्टीरिया खुद ही खा लेते हैं और इससे स्कैब के बैक्टीरिया को उसका सिग्नल ही नहीं मिल पाता और वे जर्मिनेट ही नहीं करते। और जब आलू की जड़ें ज्यादा बड़ी हो जाती हैं तो ये बायो कंट्रोल एजेंट्स जैसे ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और बैसिलस इत्यादि भी अपनी संख्या बढ़ा चुके होते हैं और इस समय जड़ के चारों तरफ इनके सुरक्षा चक्र का ऐसा घेरा बन चुका होता है जिसको भेदना असंभव होता है। इसलिए भले ही इस समय बैक्टीरिया को सिग्नल मिल जाए, लेकिन इस समय इस पौधे पर संक्रमण करना और इस जैविक ढाल को तोड़ना जो इस बैक्टीरिया के कमजोर जूस्पोर के बस की बात नहीं होती है। दोस्तों, यह बैक्टीरिया मिट्टी के तापमान को लेकर भी काफी संवेदनशील है और मिट्टी का तापमान 12 डिग्री के आसपास होने पर यह ज्यादा सक्रिय होता है। तो अगर आप रासायनिक इलाज करते हैं तो यह बात जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही समय होगा जब आपको इन कॉपर वाले रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना होगा और वह भी ड्रेंचिंग करके, क्योंकि यह मुख्य रूप से मिट्टी जनित रोग है। इसलिए दवाओं का इस्तेमाल किस तरह से करना है यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैंने आलू के बारे में एक विस्तृत वीडियो पहले ही बनाया है जिसमें आलू की खेती के कई सीक्रेट फॉर्मूले मैंने बताए हैं जो मैंने कई सालों की मेहनत से सीखा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा यदि आप आलू की खेती करना चाहते हैं या फिर आप आलू के किसान हैं। बाकी कोई सवाल हो या वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताइएगा और हमेशा की तरह लाइक और शेयर करके दूसरों को भी इस जानकारी से अवगत कराते रहें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इस परिवार में। आपका हार्दिक स्वागत है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।